साथियों नमस्कार। सूर्य नगरी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत। साथियों हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर, कुछ बेसिक बातें जान रहे थे। बेसिक बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये जाना था कि किस प्रकार से ठेठ अपने घर से ऊपर की ओर सिस्टम आगे बढ़ता है। थोड़ा मैं रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने गाँव का सिस्टम पढ़ा था। गाँव के सिस्टम में हमने ये जाना था कि किस प्रकार से हमारी एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के बाद में किस प्रकार से एक पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति के बाद में किस प्रकार से जिला प्रशासन होता है, यानी जिला परिषद होती है। ये हमने गाँवों की जानी थी। इसी प्रकार के साथियों आज शहरों की जानेंगे कि शहरों में जो गांव स्तर की होती है, फिर पंचायत बन जाती है, फिर जिला परिषद होती है। ये गाँव का प्रशासन देखती है। गाँव का पूरा राजनीतिक एक स्ट्रक्चर है, गाँव की राजनीतिक इकाइयाँ हैं। इसी प्रकार शहरों के अंदर भी सिस्टम बना रखा है कि सबसे छोटा शहर होगा उसको हम लोग कहेंगे नगर पालिका। ये नगर पालिका भी कई प्रकार की होती है। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि नगर पालिकाएं भी जनसंख्या के आधार पर छोटी बड़ी होती है। जब नगर पालिका की जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं नगर परिषद, और जब ये भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है जनसंख्या में तो ये बन जाता है नगर निगम। हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तब जानेंगे कि नगर पालिकाएं क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने सदस्य होते हैं, इसमें कौन अध्यक्ष होता है, कौन नहीं होता है। फिर नगर निगम तक पहुंचेंगे। नगर पालिका का मुखिया होगा, वो कहलाता है अध्यक्ष। एक उपाध्यक्ष भी होता है, फिर इसके सदस्य होते हैं, सदस्य कहलाते हैं पार्षद। ठीक, फिर उसके ऊपर होती है ज्यादा जनसंख्या वाली नगर परिषद। इसका मुखिया कहलाता है सभापति, और इसके अंदर भी एक उपसभापति होता है, और इसके जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पार्षद। इसके बाद नगर निगम होता है। इसका मुखिया मेयर या फिर महापौर कहलाता है, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, पार्षद। एक यहाँ पर भी एक उप महापौर या उप मेयर होता है। साथियों ये जो पार्षद है, जिस प्रकार से गांव के अंदर ग्राम पंचायत सदस्य चुने थे हमने, जिस प्रकार पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव किया था, जिस प्रकार जिला परिषद में जिला परिषद सदस्यों का चुनाव किया था, उसी प्रकार ये पार्षद भी नगर पालिका के सदस्य की तरह ही है, नाम अलग है। यहाँ पर हम लोग कहते थे ग्राम पंचायत सदस्य, उसी प्रकार यहाँ कहेंगे हम लोग नगर पालिका सदस्य कह दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही शब्द है वो है पार्षद। अच्छा, इसका मतलब है कि तीनों में पार्षद ही कहलाते हैं सदस्य। हाँ, तीनों में पार्षद ही कहलाते हैं, लेकिन नगर पालिका का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा, अध्यक्ष। जैसे गांव के अंदर मुखिया कहलाता था सरपंच, जिस प्रकार पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता था, उसी प्रकार नगर परिषद का मुखिया सभापति कहलाएगा, और नगर निगम का मुखिया मेयर या महापौर कहलाएगा। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख कहलाता था। साथियों आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर जो हमने सदस्य पढ़े थे, यहाँ पर भी जो सदस्य पढ़े थे, यहाँ पर भी सदस्य पढ़े थे। यहाँ हमने बात की थी कि न्यूनतम सदस्य 9 हो सकते हैं। यहाँ पर बात की थी कि न्यूनतम सदस्य 15 हो सकते हैं। यहाँ पर बात की थी कि न्यूनतम सदस्य 17 हो सकते हैं। उसी प्रकार नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में न्यूनतम सदस्य तीनों में एक ही आंकड़ा होगा, वो होगा 13। यानी तीनों में न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, 13। तो यहाँ पर तो सदस्यों को पार्षद पार्षद पार्षद, अध्यक्ष, सभापति, मेयर, उपाध्यक्ष, उपसभापति, उपमेयर, और सदस्य कितने होंगे, 13 13 13। इस प्रकार से शहरों का ढांचा भी बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ, आगे देखते हैं। इस प्रकार हुआ कि ये मान लीजिए ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाके के अंदर जो सिस्टम है उसको कहा जाता है पंचायती राज। पंचायती राज, या इसी को कहा जाता है ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन जिस प्रकार गांव में, इसी प्रकार जब शहरों में होता है, यानी नगरों में होता है या शहरों में होता है, इसको हम लोग कहते हैं नगरीय प्रशासन। नगरीय स्वशासन कह दो, नगरीय स्वशासन। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी जब जिलों की बात आती है तो जिलों के नीचे जिला स्तर पर तो एक नगर निगम और एक गांव में होता है, उसको कहते हैं जिला परिषद। उसी प्रकार पंचायत समिति स्तर पर तो पंचायत समिति, और उसी प्रकार से नगर परिषद होती है, जिले से थोड़ी छोटी होती है। जनसंख्या के आधार पर इनको बांटा जाता है। उससे छोटी अधिक जनसंख्या का इलाका होता है नगर, उसको नगर निगम कह लेते हैं। और गांव होते हैं, पंचायत समितियां होती है, 2-3 गाँव को या एक गाँव को मिलाकर क्या बना दी जाती है,
ग्राम पंचायत। इस प्रकार ये पूरा का पूरा ढांचा स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन के दो भाग होते हैं, एक ग्रामीण स्वशासन और एक होता है नगरीय स्वशासन। इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब है, स्थानीय का मतलब होता है किसी एक विशेष स्थान को लेकर, या लोकल कह लीजिए। लोकल गवर्नेंस है, दो भागों में बांटी, एक गाँव की अलग है, एक शहरों की अलग है। ये जब पूरी पॉलिटी पढ़ लेते हैं सबसे अंत में टॉपिक आते हैं, लेकिन पहले समझाया होगा तो आपको आइडिया होगा। ठीक है गुरुजी, कल हमने गांव में एक बैठे आदमी को 4 वोट दिला दिए थे सीधे सीधे। एक दिलाया था हमने ग्राम पंचायत सदस्यों का, दूसरा दिलाया था हमने सीधा सरपंच का, तीसरा दिलाया था पंचायत समिति सदस्य का, और चौथा दिलाया था जिला परिषद सदस्य का। लेकिन यहाँ पर शहरों के अंदर क्या है, एक वोट देते हैं पार्षद को और फिर और किसी को वोट नहीं देना होता है। अच्छा, इसका मतलब गांव में बैठे आदमी ने अब तक 4 वोट दे दिए और शहरों में बैठे व्यक्ति केवल 1 वोट देगा। बिल्कुल सही उत्तर है, 1 वोट ही देगा, वो अपना पार्षद बना लेगा। अच्छा, गांव के अंदर तो हमने 3 स्तर पढ़े थे, तो इस स्तर पर भी गांव का व्यक्ति वोट देता था, पंचायत समिति स्तर का भी देता था और गांव वाले में भी देता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नगर पालिका का भी देगा, नगर परिषद में भी देगा, नगर निगम में देगा, नहीं। यहाँ पर अगर कोई नगर पालिका है, मान लीजिए लूणी नगर पालिका है, तो लूणी के अंदर, लूणी जोधपुर की एक तहसील है, उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, ओसिया मान लीजिए, फलोदी मान लीजिए, अभी फलोदी जिला बन गया लेकिन अभी तक वो नगर पालिका ही है, जिला होना जरूरी नहीं है। ये तो जब टॉपिक पढ़ेंगे तब खूब सारी इस पर बातें करेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि मान लीजिए जोधपुर नगर निगम है, बालोतरा नगर परिषद है और फलोदी नगर पालिका है। तो फलोदी में रहने वाला व्यक्ति केवल नगर पालिका का वोट देगा, वो किसी भी परिषद का, किसी नगर निगम का वोट नहीं देगा। जोधपुर में रहने वाला व्यक्ति केवल नगर निगम के पार्षद का वोट देगा और किसी प्रकार का कोई वोट नहीं देगा। इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी, बाकी तो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तब आएगी फिर भी। अब हम लोग वापस चलते हैं जहां पर हमने छोड़ा था पीछे। ये बात है कि भारत में जो सरकार के हमने अंग पढ़े थे, भारत में सरकार के हमने अंग पढ़े थे 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम लोग जानेंगे कि भारत में इस व्यवस्थापिका में कौन कौन होते हैं, भारत की व्यवस्थापिका क्या कहलाती है। कल हमने प्रांतों के अंदर भी बातें की थी थोड़ी, उससे भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। साथियों, भारत में व्यवस्थापिका का पहले मैं कार्य लिख लेता हूँ। व्यवस्थापिका का कार्य है, व्यवस्थापिका का कार्य क्या हो जाएगा? कानून निर्माण करना। कानून क्या होते हैं? मैंने कहा कि पूरे जनता को नियंत्रण करने के लिए, उनकी दिनचर्या को नियंत्रण करने के लिए, शासन व्यवस्था, उनके संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करना है, इन सब के लिए कानून बने होते हैं, नियम बने होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कानून, नियम बनाना। भारत में जो व्यवस्थापिका होगी, वो भारत में व्यवस्थापिका क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। भारत में व्यवस्थापिका क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। सीधा सीधा परीक्षा का सवाल है, भारत की व्यवस्थापिका या भारत की विधायिका क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में कानून निर्माण की शक्ति किसके पास में है? आप कहोगे भारत में कानून निर्माण की शक्ति भारत की व्यवस्थापिका के पास में या भारत की संसद के पास में। साथियों, ये जो विधायिका, ये व्यवस्थापिका, ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग नाम होते हैं इनके। जैसे भारत में इसको संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में इसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है, अमेरिका के अंदर इसको कांग्रेस कहा जाता है, जापान के अंदर इसको डाइट कहा जाता है। ऐसे अलग अलग नाम है। भारत की व्यवस्थापिका क्या कहलाएगी? संसद कहलाएगी। आपको आइडिया होगा कि संसद के 2 सदन होते हैं, नहीं है तो फिर मैं बता ही रहा हूँ। संसद के कितने सदन होते हैं? 2। सदन का मतलब होता है सभा, सभा का मतलब होता है हाउस, हाउस यानी घर कितने होते हैं, कमरे कितने होते हैं। आप कहोगे सर संसद के 2 कमरे होते हैं, आपने बता दिया। अंदर कौन बैठता है, क्या होता है, वो तो आगे बात करेंगे। तो संसद के कितने सदन हो गए? 2 सदन हो गए। लेकिन साथियों, इसके अंग 3 होते हैं। अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये तो रटे पीटे करो, बाकी आगे मैं समझा रहा हूं। इसी व्यवस्थापिका को आगे ले रहा हूं मैं। यह है भारत की व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका भारत की क्या कहलाती है? संसद। हमने बात की कि संसद के सदन कितने होते हैं। आप कहोगे सर सदन 2 होते हैं। सदन कितने होते हैं? 2। हमने अभी बात की थी कि अंग कितने होते हैं। आप कहोगे सर अंग कितने होते हैं? 3। सदन का मतलब होता है सभा। इसका मतलब है कि ये 2 कमरे हैं, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। एक सदन ये हो गया, दूसरा सदन ये हो गया। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संसद के 2 सदन होते हैं। पहला सदन कहलाता है कार्यपालिका, लोकसभा। पहला सदन क्या कहलाता है?
लोकसभा। पहला सदन कहलाता है लोकसभा और दूसरा सदन कहलाता है राज्यसभा। ये दो सदन होते हैं, इस सदनों के नाम है, एक सदन होता है लोकसभा, दूसरा सदन होता है राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर क्या बनती है? संसद। ये इसके प्रकार है, सदन है, सभा है। लेकिन जब इसके अंग की बात करेंगे, अंग में एक और नाम जुड़ जाएगा, उसको मैं आगे जोड़ूंगा। फिलहाल दो तो ये अंग में भी शामिल है, एक लोकसभा, लोकसभा को LS लिखूंगा आगे, और राज्यसभा को RS लिखूंगा। संसद के अंग 3 होते हैं। तीसरा अंग जब पढ़ाऊंगा मैं राष्ट्रपति, तब आपसे बातचीत करूंगा। यह संसद को जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। थोड़ा यहाँ इस संक्षिप्त में बता दूं कि संसद का काम क्या पढ़ा हमने पीछे, कि कानून बनाना, कानून बनाना। भारत में ऐसा सिस्टम है कि कानून तभी बनेगा जब इस संसद के दोनों सदनों से कोई बिल पारित हो। बिल पारित होने का मतलब यहाँ पर बैठे लोग उसको प्रस्ताव पारित करेंगे। कैसे पारित होता है, कितना बहुमत चाहिए, वो तो बाद की बात है। फिर इस सदन में जाता है, ये सदन भी इसको क्या करता है? पारित करता है। इन दोनों के पारित करने के बाद में कानून बन नहीं जाता है। तो कानून बनाने के लिए भारत में एक सिस्टम है कि राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे। इसलिए राष्ट्रपति को भी इसका क्या माना जाता है? अभिन्न अंग माना जाता है। इसलिए जब संसद के अंगों की बात करेंगे तो एक नाम और जुड़ जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से संसद के अंग तो कितने हो गए? 3। संसद के सदन कितने हो गए? 2। सदन में पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अंग में 3 हो जाएंगे, 2 तो सदन वाले सेम, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और तीसरा व्यक्ति जुड़ जाएगा जिसका नाम है राष्ट्रपति। आपको पूछेंगे कि अंग में राष्ट्रपति क्यों शामिल है, तो आप कहोगे संसद का कार्य कानून निर्माण करना है। कानून निर्माण तभी होगा जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, इसलिए राष्ट्रपति को भी अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक, ये तो होगी व्यवस्थापिका की बात। अब चलते हैं प्रांतों के अंदर व्यवस्थापिका किस प्रकार से है। प्रांतों में व्यवस्थापिका, प्रांतों में व्यवस्थापिका। प्रांतों का अर्थ यहाँ पर राज्यों से, अपने वाले राज्य, राज्य राजस्थान, राज्य पंजाब, राज्य कर्नाटक, राज्य पश्चिम बंगाल, वो राज्य। इस प्रांतों में व्यवस्थापिका इसी प्रकार की होती है। उस व्यवस्थापिका को कहा जाता है विधान मंडल। कल मैंने आपके कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ा था, किसी ने नहीं किया। विधान मंडल। तो बताओ राज्यों या प्रांतों की व्यवस्थापिका क्या कहलाती है? विधान मंडल। भारत के संदर्भ में पूछेंगे तो फिर आप लोग क्या कहोगे कि वो कहलाती है संसद। इसी विधान मंडल के कितने सदन होते हैं, तो आप कहोगे सदन 2 होते हैं। सदन कितने होते हैं? 2। एक सदन होता है जिसका नाम है विधान सभा और दूसरा होता है विधान परिषद। आप कहोगे यहाँ पर भी अंग तो 3 ही होंगे, फिर बिल्कुल सही। अंग कितने होंगे? 3। यहाँ पर भी कोई कानून पहले विधानसभा में आता है, फिर विधान परिषद में आता है। ये दोनों पारित कर लेती है तो मिल जाता है। प्रांतों के अंदर जो राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से प्रांतों के अंदर जो हस्ताक्षर करता है वो व्यक्ति होता है राज्यपाल। तो अंग कितने हो जाएंगे? 3। एक हो जाएगा राज्यपाल, गवर्नर जी, दूसरा हो जाएगा अपना विधानसभा और तीसरा हो जाएगा विधान परिषद। इस प्रकार से प्रांतों की व्यवस्थापिका ऐसे बटी हुई है। अगली बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य हमने पहले भी बताया था। इसका कार्य क्या होता है? जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए कानून को क्या करना है भाई? लागू करना है, लागू करना। अच्छा, इसका मतलब है कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है, यानी भारत के संदर्भ में संसद ने कानून बनाया, राज्यों के संदर्भ में विधान मंडल ने कानून बनाया, उन कानूनों को लागू करने का काम कौन करेगी? कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन होते हैं? देखो, वहां पर जब कानून निर्माण हो गया था तो अंतिम रूप से सिग्नेचर किसने किए थे? राष्ट्रपति ने। राज्यों में किसने किए थे? प्रांतों में तो राज्यपाल ने। उसी प्रकार इसका मतलब है कि कानून लागू उनके हस्ताक्षर से हो गया, तो केंद्र के संदर्भ में राष्ट्रपति यहाँ पर दोबारा नाम आ जाएगा। राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति से हस्ताक्षर से क्या हो गया था? कानून लागू भी हो गया था, बना भी था और लागू भी हो गया, एक ही हस्ताक्षर है। इसलिए हम लोग राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका में भी पढ़ते हैं और राष्ट्रपति को हम लोग कार्यपालिका में भी पढ़ते हैं। कौन होता है राष्ट्रपति, कैसे बनता है, क्यों उसकी जरूरत है, वो तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इसके अलावा कानून निर्माण में किसका योगदान होता है? तो राष्ट्रपति तो केवल हस्ताक्षर करता है, लेकिन उसका जो प्रारूप बनाने वाला है, किस संदर्भ में कानून बनाया है, मान लीजिए कोई शिक्षा नीति बनाई है तो शिक्षा मंत्री उस पर हस्ताक्षर करेंगे। उस शिक्षा मंत्री के अलावा और भी खूब सारे मंत्री होते हैं,
उनके समूह को हम लोग मंत्रिमंडल कहते हैं। तो उन सबसे कानून निर्माण कर रहे हैं, उसको कहते हैं नीति निर्माण करना। वो जब वो एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद में इस सदनों में लाते हैं, तो फिर उसके बाद में जब लागू करने की बात आती है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको जनता तक पहुंचानी होती है, उसको काम करना होता है, तो वो सारा सिस्टम देखते हैं मंत्रालय। इसलिए इसके अंदर और कौन आ जाएंगे, कभी राष्ट्रपति मौजूद नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति भी इसमें आ जाएगा, उपराष्ट्रपति। इसके अलावा कौन आ जाएंगे, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ में पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, मंत्री परिषद कह दो, और छोटा समूह होता है मंत्रिमंडल। इसके संदर्भ में आपको बाद में बताऊंगा, एक सेकेंड है। माफ कीजिए। तो हमने कहा कि कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करवाना। लागू करवाने के लिए सबसे पहले हस्ताक्षर हो जाते हैं राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति इसमें आएगा। राष्ट्रपति कभी अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति होगा, और उसके बाद में ये सारा का सारा सिस्टम चलाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का मतलब पूरे मंत्री, और मैंने एक बीच में शब्द मंत्रिमंडल बोला था, वो मंत्रिपरिषद का एक भाग है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक, तो इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है मंत्रिपरिषद में, ये शामिल है। इसके अलावा इनको सहयोग करने के लिए एक न्यायवादी भी होता है, इस प्रकार से और भी होते हैं। मोटा मोटा बता रहा हूँ ताकि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में आए। अगला आता है न्यायपालिका। हमने बताया था कि इसकी दोहरी भूमिका है। कितनी भूमिका है, दोहरी भूमिका। कौन कौन सी भूमिका है, पहली भूमिका कि जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया था वो ठीक है या नहीं है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना। ये जांच करेगा, कौन करेगी, न्यायपालिका। कैसे होती है, कैसे बनती है, वो आगे बात करेंगे। इतना आइडिया रखना, न्यायपालिका का काम क्या है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करना। ठीक, ये जांच करेंगे किसके आधार पर, तो एक इनके पास में एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर के आधार पर ये जांच करेंगे। पैरामीटर कौन है, सबसे बड़ा पैरामीटर है भारतीय संविधान, यानी वो संविधान के अनुसार होनी चाहिए बात। अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। दूसरा काम है कि जो ये काम अगर मान लो ठीक था तो कार्यपालिका ने काम किया या नहीं किया, कार्यपालिका ने काम किया या नहीं किया। अगर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो ये काम करवाएगी। ये करेगी क्या, काम करवाएगी। जैसे अपन समझते हैं ना कि मान लीजिए कोई भर्ती है और भर्ती में नियुक्तियां नहीं मिल रही है, लंबे समय तक, तो अपन कोर्ट का सहारा लेते हैं, न्यायालय में जाते हैं, और न्यायालय फिर आदेश देता है कि ये आपने इनको नियुक्ति क्यों नहीं दी, इसलिए वो नियुक्तियां क्या करवाएगा, दिलवाएगी। भारत में न्यायपालिका का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, यहां समझिएगा। यह है भारत की न्यायपालिका, यह है भारत की न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका, इसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी इन्होंने जो निर्णय दे दिया वो फाइनल डिसीजन है, इस पर किसी भी प्रकार का हम लोग इस कोर्ट से ऊपर कहीं नहीं जा सकते, और इसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, यह है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी पूरे भारत में एक न्यायालय है जो सबसे बड़ा न्यायालय है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ये एक ही है, और ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक, दूसरा हम लोग एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रयोग करते हैं शब्द, एक कहते हैं हम लोग एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब होता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय से निचले स्तर पर कुछ उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा नाम है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक, इनके एकीकृत इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इस उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है तो इसके विरुद्ध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसने निर्णय दे दिया वो फाइनल है, इसके विरुद्ध में हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। इसके भी नीचे और कोर्ट होते हैं, इनको हम लोग अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। और ये अधीनस्थ न्यायालय अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक अपने जिला कोर्ट होते हैं, और दूसरे हम लोग मजिस्ट्रेट के पावर कहते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे अधीनस्थ कोर्ट कहते हैं उनको भी। ठीक, इन दोनों को मिलाकर है वो अधीनस्थ कोर्ट कहा जाता है। मुख्य रूप से ये दो ही है, एक सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्चतम न्यायालय। ये निचले स्तर के तो इतने संवैधानिक बॉडियां नहीं है। वो ठीक है कि यहाँ पर अगर पहली बार प्राथमिक रूप से आगे दो शब्द पढ़ेंगे, एक दीवानी और एक फौजदारी, यानी अगर मारपीट का मामला है तो प्राथमिक दृष्टि से यहीं पर दर्ज हो जाएगा।
सीधा हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई चोरी डकैती का मामला है, कोई एक्सीडेंट का मामला है, तो वो सारे पहले यहीं देख लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ तक अब मजिस्ट्रेट बैठता है छोटे स्तर पर, फिर उससे अगर अपन ठीक नहीं होते फिर आ जाते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर ठीक मामला नहीं बैठता फिर चले जाते हैं हाई कोर्ट में। तो इनका अगर मुख्य रूप से इनका पार्ट देखें तो 3 पार्ट है। पहला सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय और तीसरा अधीनस्थ न्यायालय। फिर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकारों में वापस आएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनका नाम नहीं दिया है, तहसील कोर्ट या फिर समिति कोर्ट या फिर खंड कोर्ट दे देते तो अपने ठीक रहता, लेकिन उन्होंने नाम दे दिया मजिस्ट्रेट कोर्ट। लेकिन इनको सबको मिलाकर कोई शब्दावली नहीं है, उनको इतना ही कहा जाता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ का मतलब हाई कोर्ट से नीचे है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार से हमारी न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित हो गया। उच्च न्यायालय पूरे भारत में 25 है और 25वां सबसे नया बना है। ये सब हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक, न्यायपालिका कैसे बनती है, कैसे काम करती है, कौन व्यक्ति होते हैं, ये जब न्यायपालिका टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक, इस न्यायपालिका का एक पार्ट होता है CAG। इसको हम लोग कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटिंग जनरल। ये क्या करता है, भारत सरकार के जितने सारे लेखा है, लेखा मतलब अकाउंटेंट का काम करता है, ये समझ लो। अभी राज्यों के सारे अकाउंट का काम भी कौन करता है, यही करता है। अच्छा, तो फिर न्यायपालिका, जैसे भारत में व्यवस्थापिका संसद थी, राज्यों में व्यवस्थापिका, राज्यों मतलब प्रांतों में व्यवस्थापिका विधानमंडल थी। भारत में कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति थे। उसी प्रकार राज्यों में कौन होंगे, तो राज्यों में मुख्यमंत्री हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, सारे मंत्री हो जाएंगे। वहाँ एक शब्द मैंने लिया था महान्यायवादी, इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता। उधर सुप्रीम कोर्ट है, उसी प्रकार हाई कोर्ट है। ऐसे कहेंगे ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक अलग मामला है। इसलिए हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे तो इसके बारे में हम लोग और समझेंगे। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। इसके अलावा और भी मैं खूब सारी शब्दावलियों का आपको अध्ययन करवाता हूँ, उससे आपको सारी चीज़ें वो समझ में आना आसान हो जाएगी। मोटा मोटा हमने न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, गाँव की पढ़ ली, ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, उन शब्दों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले एक शब्द का अर्थ आपको याद होना चाहिए कि संविधान क्या है। तो आप लोग कहोगे सर संविधान एक कानूनों का संग्रह है। कानूनों का क्या है भाई, कानूनों का संग्रह। इसका मतलब है खूब सारे इसमें कानून बने हुए हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। इस संविधान का निर्माण किसने किया, इसको बनाया किसने, तो आप कहोगे सर कल आपने बताया था एक संविधान सभा थी और संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, संविधान सभा द्वारा निर्मित। ठीक है, और क्या याद रखना है, इस संविधान के अंदर है क्या क्या। तो इस संविधान के अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इसकी लिखी हुई है प्रस्तावना। क्या लिखी हुई है, प्रस्तावना लिखी हुई है। अपन भी 10वीं में, 12वीं में, 11वीं में पढ़ते तक गुरुजी निबंध लिखवाते थे, परीक्षा में सवाल आता था। मोतीलाल तेजावत पर, मोतीलाल तेजावत क्या, जवाहरलाल नेहरू पर निबंध लिखिए, स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध लिखिए, होली पर, दीपावली पर। तो हम सबसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखते थे। वही प्रस्तावना इस संविधान की लिखी हुई। प्रस्तावना के बाद में इसमें खूब सारे भाग बनाए गए। भाग का मतलब अपनी भाषा में समझ लीजिए अध्याय। क्या बना रखे हैं, अध्याय। फिर इस अध्यायों को वापस बांटा गया है। वैसे अभी एक सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, उसमें तो भाग का भी एक पार्ट माना था अध्याय को, तो अभी मैं इसको नहीं लिखूंगा, सिर्फ भाग का ही समझा दूंगा। ठीक है, भाग, भाग के अंदर क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। भाग के अंदर क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। दो तो शब्द ये याद रखने हैं। एक प्रस्तावना है पूरे भारतीय संविधान की, फिर भाग कितने हैं, तो ये 22 भाग थे पहले, आज भी 22 है। अनुच्छेद कितने हैं, पहले 395 थे, अब भी कितने हैं, 395। तो इन शब्दों से आपको परिचय करवाते हैं। आपने खूब सारी गाइडें देखी होगी, 10वीं 12वीं में किताबें देखी होगी। सबसे पहले ही पृष्ठ पलटते ही हमको क्या मिलता था, उसके किताब के बारे में जानकारी मिलती थी कि कौन से विभाग की किताब है, कौन इसका लेखक है। तो इसका मतलब है कि इस पूरी किताब की ये प्रस्तावना है। इसका मतलब भारतीय संविधान के भी जब पहले पृष्ठ पर क्या लिखी हुई है, ये प्रस्तावना लिखी हुई है। प्रस्तावना का मतलब क्या होगा, इस पूरे संविधान में है क्या, कम शब्दों के अंदर उसको पूरा दिखाया गया है। हम लोग जानेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले कौन कौन से शब्द है प्रस्तावना से, वो जानेंगे। जो हम लोग अगला पृष्ठ पलटेंगे, अगले पृष्ठ पर यहाँ पर अपने भी किताब एक सूची दे रखी होती है, एक सूची दे रखी होती है। उस सूची के अंदर लिखा होता है कि भाई पहला पार्ट कितने नंबर पेज से कितने नंबर पेज तक है, इसकी बात करते हैं लोग।
एक तो हमने कह दिया कि संविधान के पहले ही पहले पन्ने पर क्या लिखी हुई है, प्रस्तावना लिखी हुई है, ठीक। दूसरा हमने लिखा कि एक सूची दे रखी है, इस सूची में क्या है, तो एक तरफ लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1, उसके आगे लिखा हुआ है 1 नंबर पेज से लेकर 4 नंबर पेज तक, फिर लिखा हुआ पार्ट नंबर 2 पेज नंबर 5 से लेकर 11 तक, फिर आगे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3 12 नंबर पेज से लेकर 35 नंबर पेज तक, फिर लिखा हुआ है पार्ट नंबर 4 36 नंबर पेज से लेकर 51 पर, फिर लिखा हुआ है पार्ट नंबर 5, ये लिखा हुआ है 52 से लेकर 151 तक। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरफ तो लिखे हुए हैं भाग, और भाग के अंदर भाग कह दो, अपनी भाषा में पार्ट कह दो, उसके अंदर क्या लिखे हुए हैं, पेज नंबर। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में ये जो पार्टों के नाम नंबर दे रखे हैं, यही अपने संविधान में क्या कहलाते हैं, भाग कहलाते हैं, और जो पेज नंबर दे रखे हैं वही भारतीय संविधान में क्या कहलाते हैं, अनुच्छेद कहलाते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना क्या होती है, भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं। टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 395। तो अंतिम 22वें भाग के अंदर अनुच्छेद आ जाएंगे 392, 93, 94, 95, सॉरी 93, 94, 95। इस प्रकार से जितने अध्याय है, सॉरी अपने भाग है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनुच्छेद है। हम लोग जब बात करेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय 5वें भाग में है, आप कहोगे ठीक है 5वें भाग में, इसका मतलब है कि पक्का हो गया कि उसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होंगे, आप कहोगे 52 से लेकर 151 के बीच में होंगे। इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों क्या हुआ कि जब संविधान लिख रहे थे तो खूब सारी ऐसी टेबल्स बन रही थी, सारणियां बन रही थी, तो कहा यार इतना बढ़ाएंगे तो फिर संविधान बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो जो सारणियां हैं उनको अलग कर दीजिए। तो उन्होंने सारणियां अलग बनवा दी थी, और वो सारणियां अलग बनाई, उनको कहा गया अनुसूचियां। क्या कहा गया, अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में ऐसी अनुसूचियां पहले तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है, 12 हो गई है। इतना आपको आइडिया रखना है। एक शब्द और है, परिशिष्ट। कौन सा शब्द है, परिशिष्ट। परिशिष्ट का मतलब ये हुआ, जैसे मैं अभी लिखते 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 मैंने मान लीजिए कि एक यहाँ पर पेज मुझे और पढ़ाना था और मैं भूल गया, तो मैं क्या करूँगा कि मैं आगे नया पेज ले लूँगा और नया पेज लिख के यहाँ पर लिख दूंगा परिशिष्ट नंबर 1, परिशिष्ट नंबर 1, ठीक है। उसमें क्या भूला था मैं यहाँ लिख लूँगा, तो आप लोग जानेंगे कि जहाँ पर भूली हुई बातें कहाँ पर लिखी हुई है, तो परिशिष्टों में लिखी हुई। इन्हीं जब संविधान निर्माण कर रहे थे, बढ़िया कॉपियाँ भर रहे थे, लिख रहे थे, लिखते लिखते संविधान तैयार हो गया, फिर महसूस किया गया कुछ बातें हम लोग भूल गए, तो उन्होंने क्या कर दिया कि परिशिष्ट बना बनाकर लिख लिए थे, ठीक। तो एक परिशिष्ट का ज़्यादा कोई प्रश्न आता नहीं परीक्षा में, इतना आपको आइडिया रखना है। इसके अलावा एक शब्द और आएगा अपने काम, कि जो हमने संविधान बनाया है, इस संविधान को निर्माण तो किसने किया था, तो आपने उत्तर दे दिया कि सर संविधान सभा ने बनाया था। ये संविधान सभा क्या है, इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी कि जब भारत को आज़ाद किया जा रहा था तो ब्रिटेन वासियों ने ये कहा गया कि भारत आगे सिस्टम चलेगा कैसे, उस सिस्टम को चलाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई। उन लोगों को एक चुनौती दी गई, आप लोग अपने भारत का संविधान लिखिए, देश चलेगा कैसे, शासन होगा कैसे। तो इस संविधान सभा ने जो कानून बनाया, जो हमें एक दस्तावेज दिया बहुत खूबसूरत, उसको हम लोग कहते हैं संविधान। इस संविधान में क्या क्या है ये तो मोटे मोटे तौर पर हमने बात कर ली है, ठीक। इसी में व्यवस्थापिका लिखी हुई, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अपने जो मूल अधिकार है, अपने कर्तव्य क्या क्या है, राज्य के कर्तव्य क्या, राज्य मतलब भारत सरकार के कर्तव्य क्या है, अपने प्रांतों की सरकारों के कर्तव्य क्या है, जिला सरकार क्या है, नगर पालिका, ग्राम पंचायतें, ये सारा का सारा सिस्टम इस संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए संविधान तो इस संविधान सभा ने लिख लिया, ये संविधान सभा तो कब तक काम कर रही है, 1952 तक ही इसने काम किया, और 1952 के बाद में संविधान सभा को क्या कर लिया गया, भंग कर लिया गया, और भंग करके इसका स्थान जिसने लिया उसको हम लोग कहते हैं संसद। यानी भारत में कानून निर्माण की शक्ति किसके पास में, हमने पीछे बात की थी कि भारत की व्यवस्थापिका संसद कहलाती है, और संसद से पहले जब संसद नहीं थी अस्तित्व में तो कौन थी, संविधान सभा, ठीक है। अब मान लीजिए उस समय जब संविधान लिखा गया था, उस संविधान में खूब सारी बातें लिख दी, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि कुछ बातें इसमें कम हैं, तो उस बातों को जब इसमें कुछ ऐड करना हो, इस संविधान में कुछ ऐड करना हो, या मान लीजिए कोई बात है जिसका अस्तित्व खत्म हो गया है उसको अगर हटाना हो, और तीसरा कि इसमें अंदर कुछ परिवर्तन करना हो, ये तीनों के तीनों काम कौन करती है, भारत में संसद करती है।
इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? आप कहोगे भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद क्या होती है? आप कहोगे दो सदनों से मिलकर बनी होती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अंग पूछेंगे तो राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है। ठीक है, एक नया शब्द मिल गया हमको, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये शब्द मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब राजनीति पढ़नी शुरू करेंगे तो पहला पाला इन शब्दों से पड़ेगा, तो मुझे कम से कम वहां पर बीच में ये सारे शब्द नहीं समझाने पड़ेंगे। भाई संविधान सभा क्या होती है, संविधान संशोधन क्या होते हैं, निर्वाचन क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, ग्राम पंचायतें क्या है, नहीं तो वहां पर एक शब्द लूंगा तो आपके माइंड में रील घूमेगी। संविधान संशोधन क्या था? आप कहोगे सर संविधान लिखा गया था, संविधान लागू हो गया था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में संविधान सभा भंग हो गई थी 52 में। फिर जब संसद अस्तित्व में आई तो संसद ने इस संविधान को संशोधन किए। संशोधन क्या कहलाते हैं? संविधान संशोधन। जब जब इस संविधान में संशोधन किया गया तो इस संविधान में संशोधन 3 तरीके से किया जाता है। आ जाओ संविधान संशोधन पे। संविधान संशोधन कितना तरीके से होता है? 3 तरीके से। एक सामान्य तरीका होता है, एक बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, और एक होता है बहुमत प्लस आधे राज्यों का सहमति। आधे राज्यों का मतलब या प्रांतों से है, राज्यों का मतलब किससे होगा? प्रांतों से। ये मान लीजिए भारतीय संविधान है और इस संविधान में क्या करना है? संशोधन करना है। कितने तरीके से होगा? आप उत्तर दोगे 3। कितने तरीके से होगा? 3। नंबर 1, सामान्य संशोधन वह होता है, मान लीजिए ये लोकसभा बैठी है, ये राज्यसभा बैठी है, एक प्रस्ताव आया कि राजस्थान का नाम बदलकर मरुथरा कर देना चाहिए या मरु प्रदेश कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा के अंदर खूब सारे व्यक्ति बैठे हैं और बैठे बैठे सब व्यक्तियों से प्रस्ताव पूछा गया कि क्या राजस्थान का नाम मरु प्रदेश कर देना चाहिए। सबने एक ही आवाज में कहा हो, कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। इस प्रकार से प्रस्ताव पारित हो जाता है। उस प्रस्ताव पारित होने को हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य रूप से संविधान में संशोधन हो जाता है। उसको संशोधन कर लेते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एक प्रकार तो कौन सा हो गया? सामान्य। फिर दूसरा, ऐसा कुछ विशेष प्रावधान जो हो हल्ला से नहीं किया जा सकता, उसमें तो काउंटिंग की जाएगी, एक एक वोट की गिनती की जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं बहुमत के आधार पर। और तीसरा होता है, कई ऐसे प्रावधान है जो केवल इस 2 सदनों से पारित करके संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें आधे राज्यों को भी पूछना पड़ेगा। जब आधे राज्य सहमत हो जाएंगे तो वो प्रस्ताव क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि संविधान में संशोधन करने का काम तो किसका है? संसद का है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान है जिसकी सहमति किससे लेनी पड़ेगी? अपने को प्रांतों से लेनी पड़ेगी। कितने प्रांतों से लेनी पड़ेगी? आधे। आधे से ज्यादा जरूरी नहीं है। मान लीजिए 28 राज्य थे, तब 28 में से 14 कर लेते तो चल जाता। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल होते हैं। मोटा मोटा आइडिया लग जाना चाहिए। संविधान में संशोधन करती कौन है? संसद। कितने तरीके से करती है? 3 तरीके से करती है। ठीक, आगे एक जगह मैं आपको बताऊंगा 2 ही तरीके आएंगे काम, वो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि अब तक कोई संशोधन किया कि नहीं किया? हाँ भाई, कर लिया। पहला संविधान संशोधन तो 1951 में ही कर लिया था। अच्छा, 1951 में तो संसद थी नहीं, तो फिर संशोधन किया किसने होगा? तो आप उत्तर दोगे अच्छा फिर तो संविधान सभा ने किया होगा, क्योंकि वो तो 1952 में खत्म हुई थी। इसका मतलब है कि अस्तित्व में थी 52 तक, तो 52 में हुई। इसका मतलब है कि 51 में जो पहला संविधान संशोधन किया था वो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अब तक कितने संशोधन हो गए? 106 संशोधन हो चुके हैं। 107वां भी प्रगति पर है। संभवतः 1-2 महीने के अंदर और संशोधन हो जाएंगे। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आज 15 जनवरी मान लीजिए, 15 जनवरी 2025 तक अब तक 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। हम खूब सारे इसमें महत्वपूर्ण संशोधन पढ़ेंगे कि कौन से नंबर के संविधान संशोधन में कौन कौन सी बातें जोड़ी गई, कौन कौन सी हटाई गई, कौन कौन से परिवर्तन किए गए। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं लिखूंगा आगे कि ये 42वां संविधान संशोधन, तो आपके माइंड में आएगा अच्छा संविधान संशोधन हमको आता है। ठीक, और इसके अलावा निर्वाचन की हमने बात कर ली थी कि निर्वाचन क्या होता है। आप कहोगे निर्वाचन का मतलब चुनाव होता है। क्या होता है भाई? चुनाव, वोटिंग होती है, मतदान कहते हैं उसको। ठीक, हमने कहा ये कितने प्रकार का? आप कहोगे 2 प्रकार का। ये हमने बता दिया था पहले, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष का मतलब सीधा जनता जिसको चुनती है वो प्रत्यक्ष, सीधा जिसको जनता नहीं चुनती है वो क्या हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष। हमने कल सरपंच को बनाया था तो अब आपने कहा था प्रत्यक्ष, ग्राम पंचायत सदस्यों की बात की तो आपने कहा था प्रत्यक्ष, और जब हमने प्रधान, जिला प्रमुख, उनकी बातें की तो वो क्या हो गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, अब थोड़ा लोकसभा और राज्यसभा की बात कर लेते हैं। पूरे भारत में लोकसभा क्षेत्रों को जितने भागों में बांटा गया वो भाग है टोटल 552। इसका मतलब पूरे भारत को लोकसभा की क्षेत्र की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, 552 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार राज्यसभा की दृष्टि से इनको बांटा गया है, वो टोटल है 250। इसका मतलब है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552। राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250। हालांकि वर्तमान में इतनी संख्या नहीं है, वो आगे बताएंगे। ठीक, अब इसमें जितने सारे सदस्य हैं इनके चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। इनके चुनाव कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सांसद। संसद के सदस्य क्या कहलाएंगे, सांसद। तो सांसदों के या फिर लोकसभा के सदस्यों के चुनाव कैसे होंगे, प्रत्यक्ष। हालांकि सांसद कहेंगे तो ये भी शामिल हो जाते हैं, इसलिए सांसद नहीं कह के केवल लोकसभा सदस्य कहेंगे तो ज़्यादा ठीक है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, आप कहोगे साहब प्रत्यक्ष होता है। हम लोग खुद वोट देते हैं। आप अगर किसी जिले के हैं तो आपके लोकसभा सदस्य होंगे, आपको आइडिया होगा, आपने खुद ने वोट दिया होगा। जैसे मैं जोधपुर से हूँ तो जोधपुर में केंद्र में मंत्री भी है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो हमारे लोकसभा के प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए। इसी प्रकार राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं चुने जाते, ये अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। यानी इनको वोट कौन देता है ये तो हम लोग आगे बात करेंगे कि अपनी विधानसभा पढ़ेंगे तो विधानसभा के सदस्य इनको वोट देकर आगे भेजते हैं। इनको हम लोग वोट नहीं देते, इसलिए क्या हो गए, अप्रत्यक्ष। यहाँ से राजस्थान में सीटें कितनी है, 10, और यहाँ पर राजस्थान से सीटें कितनी है, 25। ठीक, इसी प्रकार से जब राज्यों में बात करते हैं, प्रांतों में बात करते हैं, तो प्रांतों में भी हमने कहा था कि विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। इनके सदस्यों के चुनाव कैसे होंगे, इनके सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे। इनके सदस्यों के चुनाव कैसे होंगे, इनके सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष भी होंगे कुछ, और अधिकतर कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष। ये जब पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ऐसा क्या क्या मामला है। एक आध शब्द की और बात करते हैं। एक शब्द आएगा हमको मनोनीत। मनोनीत, मनोनीत का मतलब होगा मन से चुना हुआ, मन से चयन, मन से चयन। यानी मान लीजिए मैं कहीं पर बोलूं कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है तो आप कहोगे ठीक है, राष्ट्रपति ने अपने मन से ही किसी 2 व्यक्तियों को बनाया है। एक शब्द आएगा चयनित। चयनित, चयनित का मतलब होता है चयन करना, चयन करना। इसका मतलब आप कहोगे दोनों में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। मन से चयन करने का मतलब तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति। मन से चयन करने का मतलब तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक, 5 मिनट, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन चयन करने में फिक्स होगा। ये क्या होगा, फिक्स होगा। उदाहरण दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक कक्षा है, 10वीं कक्षा है, और मैं उसका क्लास टीचर हूं और मुझे एक मॉनिटर बनाना है, क्लास का अध्यक्ष बनाना है। ठीक, 2 शब्द और लिख दो साथ में, 4 हो जाएंगे। निर्वाचन, मनोनीत, चयनित और एक होता है नियुक्त। ये 4 शब्द हैं। हमको क्या बनाना है, कक्षा का मॉनिटर बनाना है, कक्षा का अध्यक्ष बनाना है। अगर मैं मेरे मन से ही किसी 12वीं कक्षा के लड़के को लाके बता दूं कि भाई ये 10वीं कक्षा का मॉनिटर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, मनोनीत। इसका मतलब 2 चीजें ध्यान रखना, कक्षा का हो तो भी जरूरी नहीं है, कक्षा के बाहर का व्यक्ति कोई भी लाया, गांव का ले आया, किसी को भी ले आया, लाकर उसका मॉनिटर बना दिया, वो क्या कहलाएगा, मन से चयन करना, यानी मनोनीत। यानी उसकी कोई सीमा शर्तें नहीं है। ठीक है। दूसरा शब्द होता है चयनित। चयनित का मतलब होता है कि कक्षा में जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो खुद डिसाइड कर लें कि हमारे में से सर गुरुजी ये आप मॉनिटर बना दो, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, चयनित। इसका मतलब होगा चयन किस में होगा, खुद में से, खुद में से, स्वयं में से। इसका मतलब फिक्स होगा ना एरिया कि कक्षा के अलावा विद्यार्थी नहीं हो सकता है। अगला होता है निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब है कि लड़के लड़कियां 2 गुट बन गए, 4 गुट बन गए, नहीं हम तो इसको चयन नहीं करने देंगे, इसको मन से नहीं बनाने देंगे,
तो फिर क्या कहेंगे, चलो ठीक है आप लोग वोटिंग करवा लो। तो फिर हम लोग एक फॉर्म भरवाएंगे, फिर 2-3 लड़के चुनाव लड़ेंगे, फिर वैसे जैसे अपने सरपंच के वोट होते हैं वैसे वैसे वोटिंग होगी। वोट होने के बाद में क्या कर लेंगे हम लोग, एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। एक होता है नियुक्त करना, ये मैं मेरी मर्जी से क्या करूंगा, उसको अपॉइंट कर लूंगा। किसको अपॉइंट करूंगा, कक्षा में से ही किसी को, कक्षा में से। ठीक, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर है नहीं। देखो ये तो मैंने मन से बनाया, आदमी कोई भी था, ये भी बनाया तो मन से ही है, लेकिन कक्षा में से बनाया है। दूसरा, इसके लिए बनाने के लिए आवश्यक शर्तें होगी, आवश्यक नियमों अनुसार चलना पड़ेगा, इसकी योग्यता फिक्स होगी, आयु फिक्स होगी। तो जब कोई आयु योग्यता फिक्स होती है और उसको जब अपॉइंट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नियुक्त। किसी को भी बना दिया जाए मनोनीत, अपने में से ही कोई खुद को, अपने खुद के में से ही किसी आदमी को बनाए चयनित, और लास्ट जब वोटिंग हो जाएगी क्या कहलाएगा, निर्वाचन। ये शब्द हम लोगों को बार बार आगे आएंगे। आप लोग अगर सुन पा रहे हैं तो कमेंट करके बताना, लोकसभा में जो एक अध्यक्ष चुना जाता है उस अध्यक्ष का ये क्या होता है, नियुक्त होता है, एक मनोनीत होता है, एक चयनित होता है, एक निर्वाचित होता है। ठीक, दूसरा आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रपति इनमें से क्या होता है। तीसरा आपको बताना है कि भारत में प्रधानमंत्री इनमें से क्या होता है। हम तो आगे पढ़ेंगे टॉपिक, तब बात करेंगे। इन शब्दों से आपको परिचित रहना है। एक शब्द और छूट रहा है, एक शब्द और छूट रहा है, ग्राम सभा। ग्राम सभा हमने बात की थी, एक तो ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत, इसमें हमने सरपंच की बात की, उप सरपंच की बात की और ग्राम पंचायत के सदस्यों की भी बात की थी। ठीक, ये मेरा गांव है, ये गांव में मेरे सरपंच साहब है, सरपंच साहब को ठीक लिखा, थोड़ा फूटा लिखते हैं, ये सरपंच साहब है। एक हमारे गांव में क्या हो जाएंगे, उप सरपंच। एक हमारे गांव में क्या हो जाएंगे, ग्राम पंचायत सदस्य। एक हमारे गांव में क्या है, जनसंख्या। इस जनसंख्या में बच्चे भी है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है। लेकिन जब हमने वोटिंग की थी तो वोट करने के लिए तो केवल कितने वर्ष की आयु का मतदाता होगा, 18 वर्ष। कितने वर्ष का होगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष का मतदाता। अब मतदाता कहेंगे फिर 18 वर्ष आदत पड़ गई है, इसको कहते हैं मताधिकार की आयु कितनी होती है, 18 वर्ष। ये पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि जब 21 वर्ष थी तो ये संविधान में लिखी हुई है, हाँ लिखी हुई है। तो सब इसको 18 किया तो संशोधन किया होगा, हाँ किया होगा। तो जब संशोधन किया होगा तो कोई ना कोई नंबर आया होगा कि कौन से नंबर के संविधान संशोधन किए गए। तो हम लोग पढ़ेंगे तो आप चीजें कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा ये संविधान संशोधन होता है, ये नंबर लगता है, इसमें परिवर्तन किया जाता है, कुछ भी बदलेगा संविधान में क्या होगा, संशोधन। फिर पूछूंगा किसने किया, आपने किया, हमने किया, आप कहोगे ना 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 ना, एक तो संविधान सभा ने किया, उसके बाद सारे के सारे कौन करती है, संसद करती है। ठीक है, हमने कहा कि इसके अंदर 18 वर्ष से ऊपर जितनी भी आयु के महिला पुरुष है वो तो क्या कहलाते हैं, मतदाता, और इसके नीचे होते हैं हम लोग बालक कहलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, इसकी हमने कल बैठकों की बात की थी कि इस ग्राम पंचायत की टोटल बैठकें कितनी होती है। तो हमने बताई थी कि 1 महीने में 2 होना आवश्यक है, यानी 1 साल में कितनी बैठकें हो रही है, 24 बैठकें। पंचायत समिति में मैंने बताई थी 1 महीने में 1, जिला परिषद में मैंने बोली नहीं थी शायद, 3 महीने में 1 है, यानी 1 साल में 4 है। ठीक है, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी परिचय दे रहा हूं, पढ़ाएंगे तो टॉपिक तब पूरी बात आएगी। ठीक है, 1 साल में कितनी होगी, 24। अब ठीक है, इसके अलावा एक बैठक होती है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राम सभा। ये ग्राम सभा बैठती है, इस देखिए एक थोड़ा और पीछे ले जाऊं आपको। ये जब पंचायत समिति की बैठक होती है तो इस बैठक में भाग कौन कौन लेते हैं, तो केवल ये इतने आदमी लेते हैं। 24 बैठकें होगी, सरपंच साहब होंगे, उप सरपंच साहब होंगे और ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे। मतदाता नहीं होगी, जनता नहीं होगी, ठीक, केवल ये इतने व्यक्ति होंगे। और इनका प्रशासनिक कार्य देखने के लिए हमने कल पढ़ा था, वीडियो होता है जिसको हम लोग ग्राम विकास अधिकारी, पहले ग्राम सेवक कहते थे, वो होता है। लेकिन जब नाम आएगा ग्राम सभा, तो ग्राम सभा होगी तो प्रत्येक मतदाता इसमें आएगा। जो भी गांव का मतदाता है, तो लिख दूं मैं समस्त मतदाता, समस्त मतदाता इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। और ये बैठक होने के लिए 1/10 लोगों की उपस्थिति होना आवश्यक है। मान लीजिए एक गांव में 1500 मतदाता है, तो 1500 में से 1/10 यानी 150 मतदाता होने आवश्यक है, तभी ये बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। बाकी हम लोग जब ग्राम सभा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ग्राम सभा की मैंने कल बताई थी कि राजस्थान में 4 बैठकें होती है, तारीखें भी मैंने बताई थी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई को।
ये होती है ग्राम सभा। इसका कोरम याद रखना, ये उपस्थित होते हैं, इनको कहा जाता है कोरम। क्या कहा जाता है? कोरम, यानी कितनी उपस्थिति होना आवश्यक है, 1/10। इसी को कहते हैं गणपूर्ति। क्या कहा जाता है? गणपूर्ति। अपनी भाषा में कह दो आवश्यक उपस्थिति। आवश्यक उपस्थिति यानी कितने व्यक्तियों की उपस्थिति होना आवश्यक है। ऐसा ऐसा हम और पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तो 1/10 नहीं आएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत सदस्य टोटली कितने होते हैं? 9। तो फिर 1/10 में तो एक आदमी होगा, एक आदमी से बैठक नहीं होगा। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 1/3 होना चाहिए। वैसे सब जगह पर अलग अलग पढ़ेंगे। तो जहाँ पर भी शब्द आए कोरम, गणपूर्ति, तो उसका मतलब समझना है कि उस बैठक के लिए आवश्यक उपस्थिति कितनी आवश्यक है। उसके लिए 2 शब्द हैं, कोरम और गणपूर्ति। और जब संसद की बैठक की बात करेंगे वहाँ पर भी ये शब्द काम आएगा, वहाँ पर भी 1/10 है। यानी 552 व्यक्ति है, तो 552 व्यक्तियों में से अगर 1/10 हिस्सा उपस्थित होंगे तो ही बैठक होगी, नहीं तो बैठक नहीं होगी। ठीक। और इसके अलावा मैंने अधिकतर बेसिक बातें कर ली है। कुछ 2-4 मिनट में अगर और याद आए मुझे तो मैं देख लेता हूँ, और अगर ना याद आए तो लगभग मेरी तरफ से ये बेसिक जो कक्षाएं थी हमारी वो पूर्ण हो चुकी है। और आगे हम लोग चलेंगे रीट परीक्षार्थियों को लेकर। रीट परीक्षा में पूछे जाने वाले पॉलिटी के जितने सारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बेसिक टॉपिक वाइज बात करेंगे। इन्हीं शब्दों से सारा कनेक्शन है। ये शब्द अगर आपके समझ में आ गए तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना बहुत सार्थक हो जाएगा। ठीक। ग्राम स्तर हो गया, पंचायत समिति स्तर हो गया, जिला प्रशासन हो गया, जिला परिषद हो गई, नगर निगम हो गए, नगर पालिकाएं हो गई, नगर परिषद हो गई। थोड़ा राज्यों की बात कर लेते हैं। ये राज्य या प्रांत। यहाँ पर हमने कहा था व्यवस्थापिका क्या कहलाती है? विधानमंडल। इस विधानमंडल के 2 सदन, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। इसकी जब कार्यपालिका की बात की तो कार्यपालिका में आ जाएंगे तो गवर्नर यानी राज्यपाल, एक आ जाएंगे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की पूरी टीम कहलाती है मंत्री परिषद। 2 शब्द आ गए नए। एक शब्द है मंत्री परिषद, एक शब्द है मंत्री मंडल। ठीक। बेसिक पढ़ रहा तो तिरछा चलना कोई दिक्कत नहीं। ठीक। मंत्री परिषद का मतलब होता है कि जितने सारे मुख्यमंत्री सहित मंत्री होंगे वो क्या कहलाएंगे? मंत्री परिषद कहलाएगी। ठीक। ये मंत्री परिषद है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। सबसे ऊपर वालों को कहते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरों को कहते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे कहते हैं उप मंत्री। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। मान लीजिए राजस्थान की बात कर रहा हूं कि राजस्थान के अंदर टोटल विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 200। अगर भारत की बात करें तो टोटल सीटें कितनी है? 552 हो सकती है ना अधिकतम। ठीक है। वर्तमान में है 543। ठीक। एक नियम बनाया, पहले क्या होता था कि सब लोगों को राजी रखने के लिए खूब सारे मंत्री बना लिए जाते थे। किसी को भी मंत्री, जैसे राजस्थान में 200 है, 200 में से 100 लोगों वाली, जिसके पक्ष में 100 होंगे वो सरकार बनेगी, तो 30, 40, 50 एक मंत्री बना लिए जाते थे। अगर कम पड़ते तो जैसे 90 सीटें आई बीजेपी की तो 10-12 लोगों को बाहर से, निर्दलीयों को लाकर सबको क्या बना देते थे? मंत्री। तो फिर इसमें भी एक संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में संशोधन करके प्रावधान किया गया अगर किसी राज्य के अंदर उसके विधानसभा की सीटें हैं, उस सीटों से 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। कितना प्रतिशत याद रखना है? 15%। अगर भारत की बात करें तो ये भी किसका होगा? लोकसभा की सीटों का अधिकतम कितना होगा? 15%। ये भी भारतीय संविधान में संशोधन करके बनाया है। तो इसका मतलब हम लोग जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि ये भी प्रावधान किस संशोधन के तहत किया गया। ठीक है। इसका मतलब तो समझ में आ गया कि अगर राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। 200 में से 15% गुरुजी 30 होता है। इसका मतलब राजस्थान में मंत्री 30 से अधिक नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ये लो सब। वर्तमान में शायद 25 मंत्री है। ठीक। इसका मतलब है कि 30 से अधिक मंत्री नहीं होंगे। मंत्रियों के हमने प्रकार बता दिए, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। एक इसमें स्तर होता है। इस मंत्रियों के स्तर की बात करें तो 4 उत्तर हो जाएगा। इस कैबिनेट की जगह कैबिनेट आ जाएगा, उप मंत्री की जगह उप मंत्री आ जाएगा। राज्यों वालों के 2 पार्ट हो जाएंगे। एक राज्य मंत्री होंगे स्वतंत्र प्रभार के, और एक राज्य मंत्री होंगे ऐसे ही सेम राज्य मंत्री। ठीक। ये स्वतंत्र प्रभार क्या है ये तो हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब एक शब्द बच गया हमारा, मंत्री मंडल। ये जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं इसी मंत्रियों को कहा जाता है मंत्री मंडल। अच्छा, गणित की भाषा रीजनिंग याद आ गई। ये है मंत्री परिषद। इस मंत्री परिषद में ये कौन हो गया? ये हो गया सर कैबिनेट मंत्री। और इसी कैबिनेट मंत्री को क्या कह सकते हैं?
मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, इसका मतलब ये हो गया कि मंत्री परिषद का एक भाग कौन हो गया? मंत्रिमंडल। ये पूरी मंत्री परिषद, इस मंत्री परिषद का एक पार्ट कौन हो गया? मंत्रिमंडल। अपनी भाषा में कहूँ तो मोटे मोटे खपीड़ खपीड़ मास्टर होता है, और मास्टर क्या, हाँ मास्टर खपीड़ ही हम तो, मंत्री होता है ना जो मोटे मोटे मंत्री, वित्त मंत्री, अपने कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री, गृह मंत्री, अपने वित्त मंत्री जितने बोले मैंने, वो सारे के सारे मंत्री क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मंत्री। और उन्हीं कैबिनेट मंत्रियों को क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल कहा जाता है। ठीक, निर्वाचन बता दिया, लोकतंत्र हो गया, लगभग बेसिक बातें हो गई। और भी अगर कोई शब्द नया आएगा तो मैं उसको जैसे अभी बता रहा हूँ वैसे ही आगे विस्तार करता जाऊंगा। ठीक, तो हमारी बेसिक कक्षाएं हो गई। मैंने पहली बार ही ऐसे इतनी ऑनलाइन बेसिक कक्षाएं लगाई है, तो मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक बोली। फिर भी मैं थोड़ा आज फास्ट बोला, और फास्ट इसलिए बोला कि समय हमारे पास कम था, और रीट परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं, उनका सिलेबस करवाएंगे, टू द पॉइंट करवाएंगे, एनसीईआरटी को समाहित करके पढ़ाएंगे, एक दो गाइडों का सहारा ले लेंगे, और जितना मुझे आता है उतना सारा आपको परोस देंगे। और निश्चित रूप से भरोसा है कि एक आध कोई प्रश्न इधर उधर हो जाए, बाकी एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा। दो शब्द और बचे हुए उनको बता देता हूँ। एक होता है महान्यायवादी। टाइम कितना हुआ सर? कितना? ठीक है, एक शब्द है महान्यायवादी और एक है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, ठीक है। ये आदमी क्या करता है, जितने जैसे मान लीजिए मोदी जी पर किसी ने मुकदमा कर लिया कि मोदी जी ने राफेल खरीदे थे, मतलब दूसरे देशों से कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, निवेश किया तो उसमें घोटाला कर लिया है, तो मोदी जी पर मुकदमा करेंगे। तो मोदी जी का कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए मोदी जी की तरफ से कौन जाएगा? तो ये व्यक्ति जाता है। इसको हम लोग कहते हैं महान्यायवादी। इसका उल्लेख संविधान में किया हुआ है। तो आप लोग अपनी भाषा में ये कह सकते हो कि ये सरकार का वकील है। ये सरकार का क्या है भाई? वकील है। अपन भी वकील करते हैं ना, वैसे मोदी जी को वकील करने की आवश्यकता नहीं, ये है। किसी भी मंत्री पर अगर दायर हो जाए तो भी महान्यायवादी होता है। ऐसा कैसा? जब प्रांतों में बात करेंगे, प्रांत यानी राज्य, प्रांत कह दो, प्रदेश कह दो, अब तो शायद 3 दिन में सारा समझ में आ गया। इसमें कौन होता है? महाधिवक्ता। जैसे आप लोग अगर थोड़े सजग है तो मान लीजिए कोई परीक्षा दी और 3 प्रश्नों पर आरपीएससी ने या कर्मचारी चयन बोर्ड ने उत्तर गलत मान लिया, तो हम लोग कोर्ट जाते हैं कि साहब इसने सरकार ने क्या किया, इन बोर्ड ने अपने उत्तर गलत मान लिए। ठीक है, फिर सरकार, कोर्ट क्या करता है, सरकार को भेजता है, लेटर भेजता है कि भाई आप अपना पक्ष रखिए कि आपने इसका उत्तर क्यों माना। तो फिर उनकी तरफ से जो पक्ष लेकर आता है वो व्यक्ति कहलाता है महाधिवक्ता। क्या कहलाएगा? महाधिवक्ता। तो केंद्र में तो होगा महान्यायवादी, राज्यों में होगा महाधिवक्ता। ठीक, सीएजी का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ शब्द और हैं। एक होते हैं आयोग। आयोग ये क्या करते हैं? व्यक्तियों की हितों की रक्षा करने के लिए हो सकता है, किसी एक स्टेप की पूरी जानकारी रखने के लिए होते हैं, ताकि उसको सिस्टमेटिक किया जा सके। जैसे भारत के अंदर पूरा का पूरा चुनाव करवाने का काम है, वो निर्वाचन आयोग के पास में है। निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन का मतलब मैंने समझाया, वोट मतदान, और उनका पूरा का पूरा सिस्टम देखता है, वो क्या कहलाएगा? निर्वाचन आयोग। उसी प्रकार से पूरे भारत भर में जितनी सारी प्रशासनिक परीक्षाएं होती है, जैसे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनकी परीक्षाएं करवाने का जो कार्य करते हैं उसको हम लोग कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। इसी प्रकार पूरे भारत में पैसों का, रुपयों का जो लेन देन का ध्यान रखते हैं, उनको हम लोग कहते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग। ठीक, ये तो संविधान में लिखे हुए, इसलिए मैंने प्राथमिक दृष्टि बोली। इसके अलावा देखो, महिलाओं की हितों की रक्षा करने के लिए महिला आयोग, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग, ओबीसी का अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, खूब सारे ने, बाल संरक्षण आयोग, मानवाधिकार आयोग, इसके अलावा सतर्कता आयोग, सूचना आयोग, इस प्रकार के खूब सारे आयोग बने हैं। तो आयोग शब्द आए तो 2-3 बातें माइंड में आ जाए, अच्छा कोई ना कोई एक अलग मैटर है, और उनके हितों की रक्षा करने के लिए ठीक ढंग से उसका प्रशासन हो, इसके लिए उन्होंने क्या बना रखे हैं? आयोग बना रखे। ये भी हमारे परीक्षा का एक सवाल है। इसके अलावा मुझे पाठ्यक्रम बताना था पूरा, वो तो नहीं हो पाया। रीट परीक्षा के बाद में वापस यहाँ से जब बेसिक कक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे तो पूरा पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। अभी मैं रीट परीक्षार्थियों में जो टॉपिक है उनसे बातचीत करूंगा। अगर रीट के अलावा विद्यार्थी हैं आप, तो चाहे तो देख सकते हैं, ना चाहे तो फिर आगे कभी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।
आवाज़ बंद कर दी, कोई मंत।